हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियो पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन और अपवर्तन मतलब होता है रिफ्रैक्शन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, वह अपने मार्ग से विचलित या हो जाता है या मुड़ जाता है। प्रकाश का अपने मार्ग से मुड़ जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए, अब प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो दो माध्यमों में होता है। एक होता है सघन माध्यम, सघन, विरल माध्यम से सघन माध्यम और सघन माध्यम से विरल माध्यम। पहले हम सघन माध्यम और विरल माध्यम समझ लेते हैं। विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होते हैं? विरल माध्यम होता है रेयरर मीडियम और सघन का मतलब होता है डेंसर मीडियम। तो सघन माध्यम से नाम से स्पष्ट है कि जहां माध्यम घना होगा, और विरल मतलब होता है जहां घना कम होगा। तो घना माध्यम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए जैसे ठोस है, द्रव है और गैस है। तो हम जानते हैं ठोस में जो कण होते हैं वो एक साथ चिपके रहते हैं, एकदम पास पास चिपके रहते हैं। द्रव में जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं। और गैस में पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं। ये तीन कंडीशन होती है। ठोस मान लीजिए जैसे कांच है, तो कांच के सारे पार्टिकल्स एक साथ सटे हुए होते हैं। तो एकदम सटे हुए हैं, यानी माध्यम जो है, कण जो है एकदम सटे हुए हैं, एकदम घना है। ये हो गया सघन माध्यम। और ये क्या हो गया? इसके पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है। जैसे पानी है, कोई भी लिक्विड जो जिसमें पार्टिकल जो होते हैं दूर दूर होते हैं, तो ये विरल माध्यम हो गया। और गैस में पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, गैपिंग ज्यादा होती है, ये अधिक विरल हो गया, अधिक विरल हो गया। सघन वो होता है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में स्थान बहुत कम हो या ना के बराबर हो। और जब पार्टिकल के बीच में स्थान जो होते हैं बढ़ते जाते हैं, तो माध्यम वो विरल होता जाता है। तो इस नाम से स्पष्ट हो जाएगा घन, सघन, यानी घनत्व तो ज्यादा हो। और घनत्व तो ज्यादा तभी रहेगा जब पार्टिकल्स के बीच की दूरी कम रहेगी। विरल क्या होता है? विरल मतलब होता है जहां घना कम हो। तो यहाँ पर हम दो माध्यम पढ़ रहे हैं, विरल और सघन। विरल माध्यम, विरल माध्यम जैसे मान लीजिए द्रव या गैस विरल होते हैं। सघन जैसे ठोस। तो सघन माध्यम जो होता है वो ठोस होता है, और विरल माध्यम होता है वो गैस होता है। द्रव दोनों का काम कर लेती है, विरल का भी और सघन का। अगर इसके साथ दोनों रखे जाएंगे तो ये सघन रहेगा और ये विरल रहेगा। लेकिन अगर द्रव में से लाइट गैस में प्रवेश कर रही है, तब ये सघन का काम करेगा और ये विरल का काम करेगा। तो यहां पर पढ़ रहे, मान लीजिए प्रकाश की किरण है, विरल माध्यम से सघन माध्यम। मान लीजिए यहाँ कोई ये कांच है, कांच से लाइट पड़ी, ये कांच है, कांच से लाइट पड़ी, ये पड़ी, ये हो गई आपतित किरण। हम लोगों ने परावर्तन में पढ़ा था आपतित किरण, लेकिन वहां पर पढ़ने के बाद मुड़ जाती थी, वापस चली जाती थी, ऐसे वापस, क्योंकि पीछे पेंट, यहाँ पेंट नहीं है। दोनों इसके जो सतहें हैं वो चमकदार हैं, पेंट किसी तरफ नहीं है। तो लाइट इसमें जाएगी और इसमें घुसेगी, और घुस करके क्या होगा?
अब यहां प्रकाश जो है, यहां वायु है, वायु से कांच में घुस रही है, वायु से कांच में घुस रही है। तो जब वायु से कांच में घुसेगी तो क्या होगा, प्रकाश की किरण जब वायु से, वायु जो होता है ये विरल माध्यम होता है, और कांच जो होता है वो सघन माध्यम होता है। ये हो गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी कांच पर पड़ती है, अब कांच क्यों लिया गया, क्योंकि कांच से ही प्रकाश जो होता है इस पार से उस पार जा सकता है। अगर हम कोई अपारदर्शी चीज यहां रख देंगे तो इसके आर पार प्रकाश जाएगा नहीं, तो अपवर्तन नहीं हम जान पाएंगे। तो हमको एक ऐसी वस्तु चाहिए जो प्रकाश को अपने अंदर से इस पार से उस पार जाने दे। यहाँ हमने कांच रखा है, किरण पड़ी प्रकाश की यहाँ पर, यहाँ पड़ने के बाद हम यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। आपको पहले बताया गया था, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन खींचते हैं, ये हुआ अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है। यहां से पढ़ने के बाद क्या होती है ये, तो देखिए जब प्रकाश की किरण वायु में चलती है तब इसकी जो चाल होती है वो तेज होती है, लेकिन जब माध्यम बदलता है तो माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल क्या होती है, बदल जाती है। तो ये अभी इस स्पीड से न चल करके क्या होगी, मुड़ जाएगी अपने रास्ते से, ये ऐसे हो जाएगी, ये सीधी न जा करके ये अपने मार्ग से क्या हो गई, थोड़ा विचलित हो गई। अपने मार्ग से क्या हो गई, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है, थोड़ा मुड़ जाती है। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहां पर क्या होगा, ये अपवर्तित किरण, अब ये परावर्तित किरण नहीं रहेगी, अब ये अपवर्तित किरण हो, अपवर्तित किरण हो गई। और आपको बताया गया है यहां पर एक एंगल बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इसको बोलते हैं आई, यानी आपतन कोण, आपतन कोण। और यहां पर अभिलंब और इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो अपवर्तन कोण बनेगा। क्या बनेगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण हो जाएगा, आई और आर। एक्चुअली इस लाइट को कैसे जाना चाहिए था, इस लाइट को जाना चाहिए था इस तरीके से, अगर ये मूर्ति ना तो ये ऐसे निकल जाती सीधी। ठीक है, ये सीधी निकलती, लेकिन ये सीधी निकल कर क्या हो गई, मुड़ गई। क्या हो गया, मुड़ गई। जब मुड़ गई तो यहां पर जो एंगल बना अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, ये अपवर्तन कोण होगा, और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा। ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, वो किधर मुड़ी है, अभिलंब की तरफ मुड़ती है। लेकिन मुड़ने का तो रास्ता होता है, या तो ये ऐसे मुड़ेगी या ऐसे मुड़ सकती है। भाई कोई प्रकाश की किरण ऐसे आए तो ऐसे भी मुड़ सकती है, और ये ऐसे भी मुड़ सकती है, दोनों कंडीशन में। तो हमको ये जानना है यहां पर कि प्रकाश की जो किरण है वो मूर्ति किधर है। याद करना है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में चलती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। दूसरा, अगर सघन से विरल में, मान लीजिए यहां कांच है, ठीक, कांच है, कांच में लाइट पड़ी, यहां यहां पड़ी, ऐसे मुड़ी, ये अभिलंब हो गया इसका। अब देखिए कांच से लाइट बाहर निकलेगी, जब ये कांच बाहर, अब यहां इसका अभिलंब खींच लेते हैं 90 डिग्री का एंगल, तो ये अभिलंब से दूर भागती है, ये हो गया, अभिलंब से दूर भागती है। ये हो गया
वायु, वायु का मतलब विरल मार्ग। ये हो गया कांच, कांच हो गया सघन मार्ग। और फिर ये कहाँ आई, वायु में। ये क्या हो गया, विरल मार्ग। अब देखना है, जब वायु से कांच में घुसी, विरल से सघन में प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो जब ये मुड़ती है तो ये अविलंब की तरफ मुड़ती, इसी तरफ झुकेंगी, इसको इधर नहीं झुकाना है। और जब ये प्रकाश की किरणें सघन से, ये सघन में घुसी और सघन से जब ये विरल में जाएगी तो ये अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण वायु से, विरल से सघन की तरफ चलती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। और जब ये सघन से विरल की तरफ चलती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से दूर हटती, ये चीज याद रखनी है। किधर मुड़ती है, जब प्रकाश वायु से कांच या कह सकते हैं विरल से सघन में मुड़ती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। और जब सघन से विरल की तरफ ये, जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो ये अविलंब से दूर भागती है। तो यहां पर भी आई बना, यहां आर बना, ये यहां आई हो जाएगा और ये आ जाएगा आर, इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। और तुमको आपको याद रखना है कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। लेकिन ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होंगे। अगर हम, ये सीधी लाइन गई है, अगर इसको सही, अगर सही तरीके से जाना होता, ये सीधे ऐसे निकल जाती, जाने का मार्ग तो इसका यही था, बिना मुड़े निकल जाए। लेकिन चूंकि माध्यम बदल गया यहाँ पर, तो प्रकाश की चाल यहाँ क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ प्रकाश की किरण आई, जब अंदर कुछ माध्यम चूंकि सघन है, अंदर जाने के लिए पार्टिकल के बीच में रास्ता है नहीं, लेकिन ये पार करेगी, लेकिन यहाँ स्पीड कम कर देगी। ये इधर मुड़ गई, मुड़ के धीरे धीरे जा रही है, जा रही है, जा रही है। जब यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से माध्यम अलग हो रहा है। अब चूंकि यहाँ का माध्यम क्या हो गया, कांच की अपेक्षा यहाँ पार्टिकल दूर दूर, इसके पास जाने के लिए जगह ज्यादा है, तो क्या करेगी, फिर इसी स्पीड से ये आगे बढ़ेगी। तो जब स्पीड, जब ये अपना स्पीड, प्रकाश की चाल बढ़ती है तो अभिलंब से दूर भागती है, और जब प्रकाश की चाल घटती है अचानक, ये वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये याद रखना है। तो इससे देखिए, जैसे परावर्तन के हमने दो नियम पढ़े थे, वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम तो सेम ही रहेगा जैसे परावर्तन में था। क्या क्या पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या क्या होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम क्या कहता है, आपतित किरण, सॉरी, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, परावर्तन के नियम में पढ़ा था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं हो सकते। अगर बराबर करना होगा तो ये वाला एंगल और पूरा ये एंगल बराबर होगा, ये पूरा एंगल बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। लेकिन हमारा अपवर्तन यहाँ से हुआ है, इतना कोण इसके बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि इसमें से इतने बच रहा है, तो ये कोण इसके बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में जो आई होगा वो बड़ा होगा
आर से। देखिए आई ये पूरा है और इसके बराबर ये पूरा आर बन रहा है, ये पूरा आई है, लेकिन हमको इस एंगल को लेना ही नहीं क्योंकि हमारा एंगल यहाँ बन रहा है। ये आर क्या हो गया, ये छोटा हो गया इसके तो। और इस कंडीशन में क्या हुआ है, इस कंडीशन में आई जो है वो आर की अपेक्षा छोटा हो गया। अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, आई का मान यानी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। और अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो आई का मान आर से छोटा होगा। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, प्रकाश दूसरा नियम है प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के लिए प्रकाश की किरण को मिटा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको हम यहाँ लिख देते हैं। प्रकाश, दूसरा नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, देखिए प्रकाश 7 रंगों से बना है, तो कोई निश्चित रंग और माध्यमों के लिए, क्योंकि यहाँ माध्यम का खेल चल रहा है तो माध्यम अलग अलग हैं, तो निश्चित रंग और माध्यमों के लिए आपतन कोण की साइन, आपतन कोण की ज्या मतलब होता है जो हम लोग पढ़ते हैं साइन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन की को हिंदी में ज्या कहते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, तो वहां ज्या जो उनको अंग्रेजी में साइन कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन। सा अनुपात, अनुपात माने क्या होता है, इसको हम अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता, ये इसी को कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। परावर्तन के दूसरे नियम हमें पढ़ा था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है कि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो इन दोनों की कोण की जो साइन का अनुपात होता है वो एक नियतांक मतलब एक निश्चित मान आएगा। जैसे कि आई के साथ साइन रखे तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा, एक नियतांक या एक स्थिरांक कह सकते हैं। ये इसका दूसरा नियम। अगर आपको इतना ज्यादा नहीं याद रहता है तो आप यही लिख सकते हो, सेकेंड लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। इसको अगर हमको बना के लिखना है तो देखिए, आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात माने बटे में लिखना है इसको, अनुपात एक नियतांक होता है, एक फिक्स वैल्यू इसकी आएगी। आई और आर के जो साइन का अनुपात निकालेंगे हम, इसका मान एक स्थिर अंक आएगा, इसको बोलते हैं नियतांक, और इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम अगर आपसे पूछा जाता है तो स्नेल का नियम आप बता सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट
कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकती, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब होता है कि उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहे, कहीं बदले ना, उसी को नियतांक भी कहा जाता है। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग और माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। और इस प्रकार से दोनों नियम हम लोगों ने, पहला नियम तो बड़ा आसान है कि हमको केवल जो परावर्तन का पहला नियम पढ़ा था तो वहां परावर्तित किरण लिखा था, यहाँ हमको अपवर्तित किरण लिख देना बस, क्योंकि यहाँ अपवर्तन का नियम पढ़ रहे हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरे नियम में प्रकाश की किसी वहां बराबर नहीं लिखना है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं लिखना, बल्कि दोनों की साइन का जो अनुपात होता है दोनों कोण का, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। इस प्रकार से आपको ये प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। और ये भी याद रखना है कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, तो वो जब प्रकाश की किरणें सघन से, पहले हम एक अविलंब खींच लेते हैं फटाक से दोनों के बीच में, ये अविलंब हो गया। और प्रकाश की किरण ऐसे तिरछी पड़ी इस पे, और ये मुड़ना हो, किधर मुड़ेगी, अविलंब की तरफ मुड़ेगी, इसको इधर मोड़ना है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि ऐसे दे देगा और यहां लिख देगा वायु, और इस पे लिखेगा कांच, ये कांच बना दिया। और इस प्रकार से आपको बना के एक ऐसे किरण दे देगा और एक अविलंब ऐसे खींच दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब पूछेगा इसको बताइए, ये कांच है, फिर यहाँ वायु है। अब आपको अपवर्तन दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, आपको याद होना चाहिए वायु कैसा माध्यम है, वायु जो है ये विरल माध्यम है। और विरल से जब सघन में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो वो अविलंब की ओर मुड़ती हैं। आपको याद रखना है कि जब भी प्रकाश की किरण किसी ऐसी जगह से आ रही जहां इसके पास जाने के लिए स्पेस, तो स्पीड ज्यादा थी भाई, किसी को अगर जाने के लिए जगह काफी दूरी तक मिली हुई है तो वो स्पीड तेजी से, मतलब वो बस तेजी से चलेगी। लेकिन आगे जाने पर क्या हुआ, वहां पर सकरा हो गया माध्यम, क्या हो गया, एकदम सकरा हो गया। तो अब ये स्पीड तो उसकी नहीं रह जाएगी, तो जाहिर सी बात उसकी जब स्पीड कम होगी तो वो मुड़ेगा, और मुड़ेगा तो सीधे तो निकल नहीं पाएगा। तो सीधे अब या तो इधर मुड़े या इधर दूर भागे या इसकी तरफ। तो चूंकि अब ये सघन में प्रवेश कर रहा है तो इसी की तरफ ऐसे मुड़ेगा, इसको सीधा नहीं ले जाना। ठीक, अब यहां से जब हमको क्या करना है, प्रकाश की किरण को सघन से हमको विरल में निकालना है, तो आगे इसको फिर जगह मिल जाएगी जाने के लिए, क्योंकि ये माध्यम बिल्कुल घना, यहाँ स्पेस नहीं है। और जब ये स्पेस वाली जगह पर आएगा जहां पर काफी जगह बची है, यहाँ पर ये अपनी स्पीड फिर से वापस तेज कर लेगा, और ये अविलंब से क्या होगा, ये अविलंब से दूर भागेगा ऐसे। ठीक है, ये हुआ। तो विरल और सघन से आपको समझ में आना चाहिए कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, और प्रकाश की किरणें जब इसमें पड़ती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं कि अविलंब की ओर मुड़ती हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, यहाँ हमने बता दिया है। और आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।